हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th की सीरीज़ चल रही है और हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर मानव जनन तंत्र स्टार्ट करेंगे। तो पहले समझते हैं जनन तंत्र होता क्या है। तो आइए देखते हैं। जीवों के विभिन्न अंगों व ग्रंथियों का वह समूह जो जनन प्रक्रिया में सहयोगी होता है जनन तंत्र कहलाता है। मतलब जीवों के विभिन्न अंग जो होते हैं उनका वह समूह जो जनन प्रक्रिया को संपन्न करता है जनन तंत्र कहलाता है। जनन प्रक्रिया मतलब क्या होती है? अपने जैसे ही दूसरा जीव उत्पन्न करना जनन प्रक्रिया कहलाती है। मनुष्य एकलिंगी है, जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य एकलिंगी प्राणी है। एकलिंगी का मतलब होता है मेल और फीमेल, मादा और नर अलग अलग होते हैं, उसे कहते हैं एकलिंगी। एकलिंगी जनन तंत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जब एकलिंगी है तो जाहिर सी बात है मादा अलग होगा और नर युग्मक अलग होगा। तो नर जनन तंत्र होता है और मादा जनन तंत्र होता है। तो हम लोग पहले स्टडी करेंगे नर जनन तंत्र क्या होता है। आइए नर जनन तंत्र देखते हैं। नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह जो नर युग्मक को उत्पन्न करते हैं नर जनन तंत्र कहलाते हैं। मतलब नर में विभिन्न अंग होते हैं जो सहायक होते हैं, जैसे वृषण होता है। वृषण जो होता है प्राथमिक अंग होता है और इसके सहायक नलिकाएं जो होती हैं वो ग्रंथियों के समूह, मतलब सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह जो नर युग्मक को उत्पन्न करते हैं। मतलब जो नर युग्मक को स्पर्म को उत्पन्न करते हैं वो नर जनन तंत्र कहलाते हैं। मानव में नर जनन तंत्र के निचले भाग श्रोणि क्षेत्र पेल्विक रीजन में पाया जाता है। मतलब मानव का नर जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है? जैसे ये मानव हो गया, आपने देखा ये मानव हो गया, ये इसका ऊपरी सिरा हो गया और ये इसके पैर वाला हो गया। तो पैर के बीच में यहाँ पे नर जनन तंत्र पाया जाता है। ये हो गया इसका पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में नर जनन तंत्र पाया जाता है। नर जनन तंत्र के भाग व संरचना, अब इसके भाग और संरचना को हम लोग देखेंगे। तो अब इसकी संरचना पहले देख लेते हैं। आइए, ये हो गई मानव की नर जनन तंत्र की संरचना। ये हो गया आपका टेस्टिस हो गई आपकी, यहाँ पे एक टेस्टिस दिख रही पर ये पैर में दो टेस्टिस होती हैं क्योंकि एक तरफ का चित्र बना हुआ है। तो ये हो गया टेस्टिस। वृषण हो गया आपका, ये वृषण हो गया। और वृषण जिस कोश में होता है, जिस थैली में होता है उसे क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। और वृषण कोश के ऊपर जो ये आपको स्प्रिंग जैसी संरचना दिखाई जाती है, कुंडलित संरचना जो दिखाई जा रही है कम से कम 6 मीटर की होती है, इसको कहते हैं अधिवृषण कहते हैं। ये आपकी हो गई गूदा, जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं हम लोग। ये हो गया शुक्राशय, ये जो दो दिख रहे हैं एक ये पत्ती जैसी संरचना, ये क्या है? शुक्राशय सेमिनल वेसल्स है। ये जो थैली नुमा संरचना आपको दिख रही है इसको मूत्राशय कहते हैं। ये जो पतली पतली पाइप गई इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये शुक्राशय से जो शुक्रवाहिनी जो मतलब यानी शुक्राशय से जो निकली इसको शुक्रवाहिनी, इसमें क्या होते हैं? शुक्रवाहक होते हैं। इससे ही शुक्राणु इसमें टेस्टिस में आते हैं। और ये जो हो गई इसको कहते हैं मूत्रजनन नलिका, इससे हम लोग यूरिन पास करते हैं। ये जो आपको आगे का ये मुड़ा हुआ पार्ट दिखाई देता है दिख रहा है, इसको शिशिर मुंड कहते हैं। और ये जहाँ से ये टेस्ट देखो, ये जो आपका शुक्राशय हो गया और यूरिन की जो थैली है दोनों एक जगह मिलती हैं। मिलकर के फिर ये मतलब स्पर्म निकलने का, यूरिन निकालने की एक ही नली मिल जाती है और यहाँ से यूरिन पास होता है। ये इसको मूत्राशय कहते हैं और इंग्लिश में इसे यूरेथ्रा मीट्स मतलब मूत्राशय छिद्र कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? अब आइए आगे देखते हैं। तो जो वृषण होता है वो मनुष्य का प्राथमिक अंग होता है। तो पहले हम लोग प्राथमिक अंग पढ़ेंगे, उसके बाद सहायक अंग पढ़ेंगे। तो वृषण क्या होता है तो स्टडी करते हैं। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं पुरुषों में सामने से देखेंगे तो एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी टेस्टिस होती हैं। और वृषण कोश जिस थैली में होते हैं, वृषण जिस थैली में होते हैं उसे कहते हैं वृषण
कोश कहा जाता है, स्क्रोटम बोला जाता है। सेकेंड नंबर क्या है, वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में होते हैं। जो वृषण होती हैं, जो टेस्टिस होती हैं, वो उदर गुहा से बाहर मतलब शरीर से बाहर एक थैली में होती है जिसे वृषण कोश कहते हैं। ये हमने आपको बता दिया। वृषण बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सब लोग जानते हैं। पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सब लोग जानते हैं। पर जो स्पर्म बनने के लिए मतलब 37 डिग्री से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तभी स्पर्म जो होते हैं वो बनते हैं। तो इसलिए बाहर होता है वृषण, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 सेंटीग्रेड कम होता है, मतलब 35 सेंटीग्रेड तक होता है। वृषण एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा व 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, या बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है। जो ये वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होती हैं, एक टेस्टिस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये टेस्टिस हुई तो लंबी होती हैं, मतलब इसकी लंबाई कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी चौड़ाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और ये बाहर ऊपरी 2 झिल्लियों से क्या होती हैं, घिरी हुई होती हैं। आगे देखते हैं, आंतरिक झिल्ली। वृषण के अंदर अंतर्वर्तित होकर बहुत से कोष्ठों कक्ष का निर्माण होता है, जिसमें मतलब जो ये वृषण होता है, जिसमें 250 से 300, जिसे वृषण पालिया कहते हैं, जिसमें 250 से 300 वृषण कक्ष यानी कि कोष्ठ होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वृषण पालिया कहते हैं। मतलब जो ये वृषण हो गया, इसके अंदर छोटे 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 ऐसे करके 250 से 300 कक्ष बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है शुक्र वाहिकाएं आगे जाकर सघन कुंडलित नलिकाएं निर्माण करती हैं, जिसे अधिवृषण कहते हैं। अभी आपने देखा था, जैसे ये वृषण हो गया, टेस्टिस हो गई, टेस्टिस के ऊपर ऐसे ऐसे कुंडलित संरचनाएं, मतलब 6 मीटर की एक जैसे कि स्प्रिंग जो तार हो, उसको खूब कस के अंदर करके उसको क्या कर दिया गया हो, लपेट दिया गया हो, तो ये हो गई आपका अधिवृषण। मतलब वृषण के ऊपर जो कुंडलित संरचना होती है, जिसे अधिवृषण कहा जाता है। अब शुक्रजनन नलिका की आंतरिक संरचना जो होती हैं, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। आंतरिक संरचनाएं होती हैं, तो वृषण के अंदर शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। टेस्टिस होता है, उसके अंदर क्या होती हैं, शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। तो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, जिसके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये वृषण होता है, इसके अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली है शुक्राणुजनन कोशिका, और दूसरी है सर्टोली कोशिका, तीसरी है अंतराली कोशिकाएं। तो सबसे पहले हम लोग एक टेस्टिस ले लेंगे, और इसका जैसे टेस्टिस है उसका टीएस काट लिया गया। अब जब कटा हुआ टीएस पार्ट है वो हमको ऐसा दिखेगा, ये टीएस दिख गई, इसमें 4 कोशिकाएं होती हैं। ठीक, पहली होगी शुक्राणुजनन कोशिका। इसमें शुक्राणुजनन कोशिका किसे कहते हैं, तो जो ये सबसे ऊपरी से गोल होगी, ये शुक्राणुजनन कोशिका हो गई। यह नर जननिक कोशिकाएं होती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करती हैं। ये जो कोशिका हो गई, किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। अब सर्टोली कोशिका समझेंगे किसे कहते हैं। तो जो सर्टोली कोशिका होती है, जिसमें आप ऐसी संरचना दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिका कहा जाता है। ये पिरामिड के आकार की होती है। देखो हमने बनाया ना, पिरामिड बनाया, तो ये पिरामिड की आकार की होती है, और यह नर जननिक कोशिका को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं सर्टोली कोशिका किसे कहते हैं। सर्टोली कोशिका देखो, ये हमने अभी बनाया था, ये हमने बनाया था वृषण ये टेस्टिस बनाई थी, इसका कटा हुआ टीएस का एक पार्ट हमने ले लिया, एक कोशिका ले ली। अब उसमें जो ऐसे बने हुए थे, ये सर्टोली कोशिका थे, और उसके बगल में जो ऐसे ऐसे कुंडली संरचना थी, इसे अंतराली कोशिका मतलब कहा जाता है। अंतराली कोशिका को लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। वृषण पाली में शुक्रजनन नलिकाओं के चारों ओर जो अंतराली अवकाश होता है, जो अंतराली ये अवकाश होता है, इसे क्या कहते हैं, अंतराली अवकाश कहते हैं। और इसमें कहीं छोटी 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 रक्त वाहिकाएँ, इसमें छोटी 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 क्या होती हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं। इन्हें अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है। मतलब इनको अंतराली कोशिकाएं भी कहेंगे और लीडिंग कोशिका भी कहेंगे।
अब हम लोग वृषण देख लिया और उसकी आंतरिक संरचना भी देख ली। अब हम लोग देखेंगे इसके सहायक अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अधिवृषण होता है। तो अधिवृषण आपने समझा था, ये टेस्टिस हो गई, और टेस्टिस के ऊपर जो कुंडलित संरचना होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। प्रत्येक वृषण के पीछे भाग तथा शुक्रवाहिका के मध्य एक अत्यंत कुंडलित संरचना होती है। अत्यंत कुंडलित क्या होती है, संरचना होती है, जो कि 5 से 6 मीटर लंबी होती है। अभी आपको हमने बताया था 5 से 6 मीटर लंबा तार होता है, जो कि कुंडलित संरचना 5 से 6 मीटर लंबा तार समझ लीजिए, और उसको कुंडलित संरचना होती है। मतलब 6 मीटर जैसे लंबा तार हो गया, जैसे आपने हीटर वगैरह में तार देखे हुए, उसको कस के कुंडलित हो जाता है, वैसे ही ये कोशिका होती है। मतलब 5 से 6 मीटर लंबी कोशिका होती है, उसको कस के कुंडलित करके लपेट दिया जाता है, या शुक्राणुओं का परिपक्वन करती है। मतलब शुक्राणु जो होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, उनको क्या करती है, उनका परिपक्वन करती है, उनको मैच्योर करती है। नेक्स्ट देखेंगे शुक्रवाहिका वास डिफरेंस देखेंगे। यह एक लंबी एवं पेशीय नलिका होती है, लंबी होती है, और एक लंबी और पेशीय नलिका होती है, जो अधिवृषण को शुक्राशय अथवा वीर पुटिकाओं से जोड़ती है। लंबी नलिका होती है, जो अधिवृषण जो होता है, मतलब अधिवृषण को कहाँ से जोड़ती है, वीर पुटिकाओं से जोड़ती है। शुक्रवाहिका अधिवृषण से परिपक्व जो, मतलब ये जो अधिवृषण में जो परिपक्व जो अधिवृषण ने शुक्राणुओं को, स्पर्म को परिपक्व किया, मैच्योर किया, उसको कहाँ तक ले जाती है, मूत्र मार्ग तक ले जाती है, यूरेथ्रा तक ले जाती है। अब शुक्राशय देखेंगे, सेमिनल वेसल्स। शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, जो मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर के नीचे तथा शुक्रवाहिका के किनारे स्थित होती है। इसके अंदर जो स्थित ग्रंथियां होती हैं वो क्षारीय पदार्थ स्रावित करती हैं, जिनका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है पीएच, और ये क्षारीय होती हैं। इसमें वीर्य का जो, इसमें किसका निर्माण होता है, वीर्य का निर्माण होता है। और शुक्राशय जो द्रव होता है उसमें क्या, शुक्राशय का जो लिक्विड होता है उसमें फ्रक्टोज उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रंथि। ग्रंथि कौन सी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है। यह ग्रंथि मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर एवं सिसन जो पेनिस होता है के मध्य स्थित होती है। इसमें एक अम्लीय तरल पीएच जो होता है, अम्लीय तरल जो होता है पीएच 6.5 का स्त्राव करती हैं। पीएच का मान कितना होता है, 6.5 होता है, जिसका ये स्त्राव करती है। वीर्य का निर्माण 15 से 25%, वीर्य के 15 से 25% भाग का निर्माण करती है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि करती है, और निर्माण करती है, प्लस शुक्राणुओं को क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग काउपर्स ग्रंथि अथवा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो यह मटर के दाने के आकार की 2 ग्रंथियां होती हैं। इनकी संरचना कैसी होती है, मटर के दाने के आकार की संरचना होती है। ये दोनों ग्रंथियां प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे तथा मूत्रमार्ग के दोनों ओर स्थित होती हैं। ये ग्रंथियां भी क्षारीय तरल द्रव का स्त्राव करती हैं, जो मूत्रमार्ग में क्या करता है, जैसे ये आपका यहाँ से यूरिन पास होता है, तो यहाँ यूरिन की जो मार्ग होता है, जो नली होती है, उसमें क्या चिकनाहट, एक स्लाइवा जैसा उत्पन्न करती हैं। अब हम लोग देखेंगे मूत्रवाहिनी, यूरेथ्रा। यह लगभग 8 इंच यानी कि 20 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नलिका होती है। यह नलिका होती है जो मूत्राशय से सिसिन तक फैली होती है। ये मूत्राशय जैसे हो गया यहाँ से ये सिसिन तक, जो ये आपका ये सिसिन हो गया, इसका ये पोर्शन हो गया, यहाँ तक फैली हुई होती है। यह नलिका मूत्र उत्सर्जन के, इसका वर्क क्या होता है, इससे यूरिन भी पास होता है, प्लस स्पर्म दोनों का क्या होता है, वीर्य का दोनों का स्खलन होता है। अब हम लोग देखेंगे सिसिन पेनिस क्या होता है। यह बाह्य जननांग है, जो मूत्र नलिका सिसिन के रास्ते बाहर खुलता है। ये सिसिन क्या होता है, जो पुरुष होते हैं, नर का बाह्य जननांग होता है, मतलब बाहर ये रहता है, शरीर के बाहर यह स्थित होता है। और इसका वर्क क्या होता है, यह मूत्र नलिका वीर्य और मूत्र दोनों को क्या करता है, शरीर से बाहर
निकालता है। अब वीर्य हम लोग सीमेन देखेंगे। सीमेन वीर्य जो सीमेन होता है ये जैविक जो होता है जैविक पदार्थ होता है जो नर जननांगों द्वारा निर्मित किया जाता है। जो सीमेन होता है वो जैविक पदार्थ होता है जो कि नर के द्वारा निर्मित किया जाता है और विभिन्न ग्रंथियों द्वारा इसमें स्रावित संगठक क्या होता है। ग्रंथि वीर्य में स्रावित तरल पदार्थ और उसका प्रतिशत देखेंगे। वृषण में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं तथा शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं। कितनी मात्रा होती है, 2 से 5%। और प्रोस्टेट ग्रंथि देखेंगे, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, एसिड फास्फोटेज होता है और फार्बिनोलाइजिन होता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक और एंटीजन होता है। इसकी मात्रा होती है 25 से 30%। शुक्राशय में क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, एंजाइम होते हैं, फ्रैक्टोज होता है, प्रोटीन और विटामिन होते हैं। 65 से 75% होती है इसकी मात्रा। और काउपर्स ग्रंथि जो होती है काउपर्स ग्रंथि में ग्लैक्टोज होता है, म्यूकस होता है और साइलिक एसिड होता है जिसकी मात्रा होती है 1% से कम होती है इसकी मात्रा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर कुछ भी आपको डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।